हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगी ब्राइडल स्किन केयर रूटीन के बारे में। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। इफ़ यू आर गोइंग टू बी मैरिड सून या आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी की जल्दी शादी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी रियलिस्टिक टिप्स और सजेशंस आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। कैसे आप अपने वेडिंग डे पर ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकते हैं। एवरीवन वांट्स टू लुक देयर बेस्ट ऑन वेडिंग डे, और इसके लिए एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ती है, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, क्योंकि ओवरनाइट अच्छी स्किन हासिल नहीं होती। हमारी स्किन के सेल्स का तकरीबन 4 हफ्ते का एक सेल साइकिल होता है और 4 हफ्ते एटलीस्ट लगते हैं आपकी स्किन को रिफ्रेश होने में, रीन्यू होने में। इस दौरान आपके जो अपर डेड स्किन सेल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं और नीचे से फ्रेश स्किन सेल्स ऊपर आते हैं। तो आपको एटलीस्ट 1 महीना चाहिए अपनी स्किन में कोई भी विजिबल चेंज देखने के लिए। स्किन केयर में कोई ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं होते, इसलिए जितनी जल्दी आप अपनी स्किन की हिफाजत करना स्टार्ट कर दें उतना ही बेहतर है और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग एवरीथिंग, आई एम एज्यूमिंग कि आपने ऑलरेडी एक बेसिक स्किन केयर रूटीन सेट की हुई है, और बेसिक स्किन केयर रूटीन में 3 चीज़ें आती हैं: क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने ये ऑलरेडी सेट की हुई है और ये ऑलरेडी आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं ये प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास बेसिक स्किन केयर रूटीन सेट नहीं है तो मेरी ये वीडियो चेक करें, इसमें मैंने डिटेल से बताया है कि कैसे आप अपनी बेसिक स्किन केयर रूटीन सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें क्लिनजर, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ये सब के लिए ज़रूरी हैं। डजेंट मैटर कि आपकी शादी हो रही है या नहीं, ये 3 चीज़ें आपकी एवरीडे लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेशियल्स। अब सबसे पहला सवाल जो मुझसे होता है वो ये कि हमारी शादी होने वाली है, हम कौन सा फेशियल करवाएं। अगर आपकी शादी में सिर्फ 3 से 4 हफ्ते का टाइम रह गया है तो आप कोई फेशियल ना करवाएं। इन केस कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन पे सूट नहीं करता और कोई रिएक्शन होता है तो आपकी स्किन के पास इनफ टाइम नहीं होगा उससे रिकवर करने के लिए। फ़र्ज़ करें अगर रेडनेस हो जाती है या एक्नी निकल आते हैं तो 3-4 हफ्ते के दौरान आपकी स्किन उससे रिकवर नहीं कर पाएगी और फिर उल्टा अब ज़्यादा स्ट्रेस आउट होंगी। अगर आपके पास 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है देन यू कैन गो फॉर हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल से आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब रिमूव हो जाएंगे। यू कैन गो फॉर डर्मा प्लेनिंग, यू कैन आल्सो गो फॉर केमिकल पील्स। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है और बहुत ज़्यादा एक्नी के निशान हैं तो आप केमिकल पील्स जो प्रोफेशनल स्ट्रेंथ के केमिकल पील्स होते हैं आप वो करवा सकते हैं। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ किए जाते हैं तो उससे आपकी जो अपर स्किन होती है वो उतर जाती है और नीचे से फ्रेश स्किन निकल आती है। अब कुछ ऐसे कॉमन स्किन कंसर्न्स की बात करते हैं जो अक्सर लोगों को फेस करने पड़ते हैं एंड दे वांट टू गेट रिड ऑफ देम, जैसे कि ब्लैक हेड्स, डलनेस, एक्नी, पोर्स, पिगमेंटेशन। ये कुछ ऐसे कॉमन स्किन केयर कंसर्न्स हैं जो तकरीबन सभी किसी ना किसी फेज़ में अपनी लाइफ में फेस करते हैं। ब्लैक हेड्स के लिए आप सैलिसाइलिक एसिड को अपनी स्किन के रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सैलिसाइलिक एसिड ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देता है, आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है और ये आपके जो माइल्ड एक्नी होते हैं उनको भी ट्रीट करता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। तो इसके लिए आप दी ऑर्डिनरी का 2% सैलिसाइलिक एसिड मास्क यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करें, या फिर 2% सैलिसाइलिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करें। इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड को टोनर की फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि पॉलर्स चॉइस का BH टोनर, और सैलिसाइलिक एसिड को क्लिनज़र की फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन क्लिनज़र की फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बहुत स्लो रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि क्लिनज़र इज़ नॉट अ लीव ऑन प्रोडक्ट। आप क्लिनज़र से फेस वॉश करते हैं, 1-2 मिनट में प्रोडक्ट उतार लेते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं, तो वो आपकी स्किन पे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता। क्लिनजर्स की निस्बत सीरम्स और मास्क ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आपका इशू डलनेस का है, चेहरे पर रौनक नहीं है, शाइन नहीं है, चेहरा मुरझाया हुआ है, तो आपका मसला हल हो सकता है केमिकल एक्सफोलिएशन से, जिसमें आप अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स यूज़ करेंगे, यानी कि लैक्टिक एसिड एंड मेंडेलिक एसिड। इनसे क्या होगा कि आपकी जो ऊपर डेड स्किन है, जो पैची स्किन है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में शाइन नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएगी और नीचे से फ्रेश
स्किन बाहर आ जाएगी। दी ऑर्डिनरी का 5% या 10% लैक्टिक एसिड सीरम मौजूद है। जेन फॉर्म का 20% मेंडेलिक एसिड सीरम मौजूद है। और एक्सफोलिएशन में आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना होता, आपने सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा एक्सफोलिएशन करनी होती है, क्योंकि ओवर एक्सफोलिएशन से आपकी स्किन ओवर रिएक्ट कर सकती है, आपका स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है, इसलिए डोंट ओवर डू इट। अब बात करते हैं एक्नी की। एक्नी के निशानों को तो मेकअप से कवर किया जा सकता है, लेकिन एक्नी को कवर करना मुश्किल होता है क्योंकि उससे टेक्सचर नज़र आता है और मेकअप के साथ टेक्सचर और ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, इसलिए एक्नी के मसले को हल करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक्नी बहुत किस्म के होते हैं, बहुत रीज़न्स होते हैं एक्नी बनने के। कुछ लोगों को बहुत सीवियर किस्म के एक्नी होते हैं, पस वाले पैप्यूल्स और पस्ट्यूल्स होते हैं जिनसे पूरा चेहरा भरा हुआ होता है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा इशू है तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से फ़ौरन मशवरा करें, बिकॉज इट्स अ मेडिकल कंडीशन, इट्स नॉट समथिंग कॉस्मेटिक जो आप क्रीम्स वगैरह लगाने से ठीक कर लेंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको ओकेजनल एक्नी का मसला है, मतलब कभी कभार एक आध पिंपल कहीं निकल आया, तो उसके लिए मैं आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ, आप वो यूज़ कर सकते हैं स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए। मतलब सिर्फ एक्नी की जगह पर लगाना है, पूरे फेस पर नहीं लगाना। इसके लिए आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप एडेप्लिन यूज़ कर सकते हैं, ट्रेटनॉइन यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सारी डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, वहाँ से आप प्रोडक्ट्स के नाम चेक कर सकते हैं। ये क्रीम्स आपने सिर्फ तभी यूज़ करनी है जब एक्नी हो, और उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल छोड़ देना है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर केमिकल एक्सफोलिएशन करते रहेंगे तो आपको ये ओकेजनल एक्नी होना ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एक्नी अक्सर पोर्स के क्लॉग होने की वजह से बनते हैं। जब आप रेगुलर AHAs और BHAs अपनी रूटीन में यूज़ करते रहेंगे तो आपके पोर्स क्लॉग होना बंद हो जाएंगे और उसके रिजल्ट में फिर एक्नी बनना भी बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो एक कॉमन स्किन इशू है वो है पोर्स का। कुछ लोगों के पोर्स काफ़ी इंडार्स्ड होते हैं, स्पेशली ऑयली स्किन वालों को ये मसला काफ़ी ज़्यादा पेश आता है, और इसके लिए अगेन आपने एक्सफोलिएशन पे जोर देना है। केमिकल एक्सफोलिएशन आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करने में काफ़ी हेल्प करती है। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स का इस्तेमाल, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स का इस्तेमाल, क्योंकि जब आपके पोर्स अंदर से साफ़ होंगे, आपके पोर्स के अंदर सीबम, डेड स्किन और गंक नहीं होगा, आपके पोर्स जब इन चीज़ों से भरे हुए नहीं होंगे तो वो छोटे नज़र आएंगे। एज के साथ साथ भी आपके पोर्स बड़े नज़र आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी स्किन में जो इलास्टिसिटी और कोलेजन होता है वो एज के साथ साथ कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन लूज़ हो जाती है और आपके पोर्स ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं। इसके लिए आप नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। नाइसिनामाइड आपकी स्किन के अंदर कोलेजन बनाता है और आपकी स्किन ज़्यादा फ्रेश और यूथफुल नज़र आती है। कुछ क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग, उसके साथ भी पोर्स का साइज़ मिनिमाइज़ किया जा सकता है। सो प्लान हेड विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिशियन और उनसे डिस्कस करें कि कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी, और इसके साथ साथ नाइसिनामाइड को भी अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर लें। अब बात करते हैं पिगमेंटेशन की। सबसे बड़ा मसला जो हम साउथ एशियन स्किन वालों को फेस करना पड़ता है कि कोई ज़रा सा भी स्क्रैच लग जाए या कोई पिंपल निकल आए, हमारी स्किन फ़ौरन से रिएक्ट करती है और मेलानिन बनाना शुरू कर देती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, एक्नी का निशान बढ़ जाता है और उसको जाते जाते फिर महीनों लग जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है वो है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन के लिए जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो हैं विटामिन C या कोजिक एसिड, और कुछ हद तक नाइसिनामाइड भी पिगमेंटेशन को कम कर देता है। विटामिन C पर तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड देन यू कैन चेक द डिटेल्स। इसके अलावा जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं उनमें होते हैं केमिकल पील्स और लेज़र फेशियल्स। इनके साथ आपकी पिगमेंटेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिशियन से रब्ता करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इट्स योर वेडिंग, और हम इतने महंगे महंगे वेडिंग ड्रेसेस भी तो ख़रीदते हैं ना, तो फिर अपने चेहरे पर पैसे लगाने में क्या बुरी बात है। एक और मसला जो बहुत कॉमन है वो है डार्क सर्कल्स का। डार्क सर्कल्स को अब कैसे ट्रीट किया जाए, इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। डार्क सर्कल्स जेनेटिक भी होते हैं और लैक ऑफ स्लीप की वजह से, टायर्डनेस की वजह से भी होते हैं। अगर आपके डार्क सर्कल्स जेनेटिक हैं तो अनफॉर्चुनेटली उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आपके डार्क सर्कल्स
टायर्डनेस की वजह से हैं, लैक ऑफ स्लीप की वजह से हैं, तो पहले तो आप अपनी स्लीप रूटीन ठीक करें, अपनी जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करें। उसके बाद डार्क सर्कल्स को मिनिमाइज़ करने के लिए आप एक कैफ़ीन सीरम यूज़ करें। अपनी नाइट टाइम रूटीन में एक कैफ़ीन सीरम ऐड करें। दी ऑर्डिनरी का कैफ़ीन सीरम ले लें या किसी पाकिस्तानी ब्रांड का अच्छा सा कैफ़ीन सीरम ले लें और उसको आपने अंडर आई एरिया में रात को सोने से पहले लगाना है। कैफ़ीन आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और डिस्कलरेशन को बेहतर बनाती है। इसके अलावा पफीनेस को भी ठीक करती है। तो कैफ़ीन सीरम ज़रूर ऐड करें और उसके साथ आपके डार्क सर्कल्स बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ नाइट क्रीम्स रेकमेंड करती हूँ। इंटरनेशनल ब्रांड्स की हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव होंगी लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव नाइट क्रीम्स हैं। पहली रेकमेंडेशन है ग्लो रेसिपीज़ की एवोकाडो मेल्ट रेटिनॉल आई स्लीपिंग मास्क। दूसरी है फर्स्ट एड ब्यूटी की विच इज़ देयर स्किन लैब रेटिनॉल आई क्रीम। और तीसरी है इंकी लिस्ट की रेटिनॉल आई क्रीम। एक और बहुत अच्छी आई क्रीम है ड्रंक एलिफेंट वालों की, मुझे उसका भी नाम याद नहीं है लेकिन मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। वो भी बहुत अच्छी आई क्रीम है। एक और सवाल जो बहुत कॉमनली मुझे कमेंट्स में और डीएम्स में नज़र आता है वो ये कि हमारी शादी होने वाली है, क्या हम रेटिनॉल यूज़ करना स्टार्ट कर दें? आप बिल्कुल रेटिनॉल यूज़ करना स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर आपकी शादी में एटलीस्ट 6 महीने रहते हों, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं रेटिनॉल एज ए बिगनर इट कैन काज पर्जिंग। आपके चेहरे पर एकदम से बहुत सारे दाने निकल सकते हैं जिनको ठीक होने में, पर्जिंग ख़त्म होने में एटलीस्ट 3-4 हफ्ते लग जाते हैं। आपकी स्किन पील कर सकती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है जब आप रेटिनॉल स्टार्ट करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको शादी के करीब जाके ऐसा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रेटिनॉल के साथ ऐसा है कि पहले आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और उसके बाद बेहतरी की तरफ जाती है। तो आई थिंक इट्स नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क। अगर आपकी शादी करीब है तो वेट करें, शादी के बाद आप किसी भी टाइम रेटिनॉल को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट कैन यू डू जस्ट 1 वीक बिफोर योर वेडिंग? आपने सिर्फ जेंटल प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और सिर्फ स्किन की हाइड्रेशन पे फोकस करना है। कोई न्यू ट्रीटमेंट्स नहीं करवानी, कोई न्यू केमिकल पील्स नहीं करवाने, स्ट्रॉन्ग केमिकल पील्स घर पर बिल्कुल यूज़ नहीं करने। स्पेशली दी ऑर्डिनरी का जो AHA BHA 30% पील है उसको आपने उठा के कहीं साइड पे छुपा देना है कि आपको नज़र ना आए। वो आपने बिल्कुल भी अपने चेहरे पर 1 हफ्ता पहले लगाने का रिस्क नहीं लेना। अगर कहीं एक आध पिंपल निकल आए तो बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करना है, उसके साथ पिंपल को ख़त्म करना है और उसके बाद अगेन गेट बैक टू हाइड्रेशन। स्किन में हाइलुरोनिक एसिड, मॉइस्चराइज़र ये यूज़ करने हैं और स्किन को हाइड्रेट करना है। एंड व्हाट कैन यू डू 1 डे बिफोर योर वेडिंग? जस्ट कीप इट सिंपल, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। शादी से 1-2 दिन पहले AHAs, BHAs, केमिकल पील्स सब यूज़ करना बंद कर दें। शादी से 1-2 दिन पहले हमने ओवर एक्सफोलिएशन का रिस्क नहीं लेना। हमें अपनी स्किन पर कोई इरिटेशन नहीं चाहिए, कोई एक्नी, कोई बम्प्स नहीं चाहिए। सो स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग ऑन योर स्किन। सिर्फ ट्राइड और टेस्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है और किसी चीज़ की बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि स्ट्रेस के साथ भी एक्नी बनते हैं। कैफ़ीन अवॉइड करें, सॉल्ट कम लें बिकॉज इट कैन मेक योर फेस लुक पफी नेक्स्ट डे। वेडिंग डे पर मेकअप करने से पहले हाइड्रेटिंग मास्क ज़रूर लगाएं एंड योर मेकअप विल ग्लाइड ऑन वेरी स्मूथली। अच्छा, सिर्फ चेहरे का ख्याल नहीं रखना होता, बाकी बॉडी का भी ख्याल रखना है। बाकी बॉडी को भी रेगुलरली एक्सफोलिएट किया करें और बाकी जिस्म से भी डेड स्किन सेल्स रिमूव करना बहुत ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज़ फिर इनग्रोन हेयर का मसला होता है, स्ट्रॉबेरी लेग्स का मसला होता है। बॉडी की एक्सफोलिएशन के लिए आप एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ड्राई ब्रशिंग कर सकते हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। और बॉडी की एक्सफोलिएशन के बाद, शॉवर के बाद आप फुल बॉडी पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, बल्कि अपने शॉवर रूम के अंदर ही मॉइस्चराइज़र रख लिया करें, क्योंकि बाद में फिर आप भूल जाते हैं। अपने शॉवर रूम के अंदर ही मॉइस्चराइज़र रखें और शॉवर के बाद फ़ौरन से पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगाएं। निविया के सारे मॉइस्चराइज़र्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली उनका जो शिया बटर मॉइस्चराइज़र है, आई यूज़ टू यूज़ इट बिफोर, वो बहुत अच्छा है। उसके अंदर काफ़ी अच्छे एमोलिएंट्स से काफ़ी रिच मॉइस्चराइज़र है। एक और मसला जो बॉडी से रिलेटेड होता है वो होता है डार्क नकल्स का, डार्क एल्बोज़ का, डार्क नीज़ का। तो इसके लिए आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप करें केमिकल एक्सफोलिएशन विद ग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है। काफ़ी छोटा मॉलिक्यूल साइज़ होता है इसका, बहुत जल्दी आपकी स्किन में पेनिट्रेट करता है और बहुत जल्दी रिजल्ट्स देता है।
तो आप दी ऑर्डिनरी का 7% ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पिक्सी ब्यूटी का भी है ग्लाइकोलिक एसिड, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आपने यूज़ ऐसे करना है कि आपने पहले ऊपर ग्लाइकोलिक एसिड सीरम लगाना है और उसके बाद ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगाना है, एंड देन लीव इट ऑन। इसको वॉश नहीं करना, आप नाइट टाइम में कर सकते हैं। स्टार्ट में हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करें, उसके बाद आप देखें कि अगर आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं और आपको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो फिर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकते हैं। अनदर इशू रिलेटेड टू बॉडी इज़ बैक एक्नी। मैंने बोला था कि आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी, एंड स्टिल हैव अ फ्यू मोर टॉपिक्स टू डिस्कस। कुछ लोगों की कमर पे एक्नी होते हैं या वाइट हेड्स होती हैं, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए? उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है सैलिसाइलिक एसिड और बेंजोइल पेरोक्साइड। वही सैलिसाइलिक एसिड सीरम जो आप चेहरे पर ब्लैक हेड्स के लिए यूज़ करते हैं या आप एक्नी के लिए यूज़ करते हैं, उसको आप बैक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड जो मैंने आपको रेकमेंड किया है एक्नी के लिए, उसको आप बैक पर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ आपके बैक एक्नी का मसला भी हल हो जाएगा बिल्कुल। इसके अलावा डेंटल हाइजीन की बात करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका पाकिस्तान में रेयरली कोई ख्याल करता है, प्लीज़ अपने डेंटिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करें शादी से पहले। अपने दांतों की क्लीनिंग करवाएं और टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाएं। उससे आपके चेहरे पे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, आपकी स्माइल खूबसूरत लगेगी, आपका मेकअप खूबसूरत लगेगा। अगर आपके दांतों का रंग पीला होगा तो आपको सूट नहीं करेगा, मेकअप भी सूट नहीं करेगा, लिपस्टिक का कलर भी अजीब लगेगा। इसलिए डेंटल हाइजीन का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना आपने अपने चेहरे का, स्किन का ख्याल रखना है। इसके अलावा हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, अपने स्लीप साइकिल को रेगुलेट करें। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे स्लीप रोज़ाना बहुत ज़रूरी है हेल्दी स्किन के लिए। लेस स्पाइसी फूड खाएं, लेस शुगर लें, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेस नहीं लेनी, बिकॉज इट शोज़ अप ऑन योर स्किन। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपको एक्नी होते हैं, आपको डार्क सर्कल्स होते हैं, और फिर आपके चेहरे पर नज़र आता है कि आपने अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखा। आप जितने मर्जी प्रोडक्ट्स लगा लें चेहरे पर, इट विल शो अप ऑन योर स्किन। I hope you guys liked this video. If this was helpful, then subscribe to my channel because you don't want to miss next week's video. Give it a thumbs up and do share it with one more person, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye.